हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कि 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी के महीने में, और इसमें ये अप्लाइड फ़िज़िक्स का जो पेपर हुआ था डिप्लोमा में, और ये नए सिलेबस पे नए पैटर्न पे हुआ था, तो इसलिए बच्चों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमने आपको 5 सैम्पल पेपर दे करके और आपको अपडेट किया था, और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस उसमें से आए भी हैं इस पेपर में। ये बोर्ड का पेपर है जो कि दिसंबर या जनवरी कह लीजिए 2025 में ये आया था बोर्ड में। हम इसको इसमें सॉल्व करेंगे, तो जो भी बच्चे हैं वो इससे देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो बच्चे दिसंबर 2025 या जनवरी जो 2026 या उससे आगे के बैच में पेपर देंगे, उनको इससे काफ़ी आराम मिलेगा। या फिर जून में जो बैक पेपर देंगे, तो अब आगे के सारे बच्चों को आराम मिलेगा। तो ये पहला पेपर है जो कि बोर्ड में आया था और नए सिलेबस पे था। हम इसमें इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो इस साल के बच्चे हैं तो वो अपना देख सकते हैं कितने नंबर उनके आने चाहिए, पेपर मिला सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो आगे आने वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपने पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर कोड देखिए 4102 है, और एक इसके अलावा भी पेपर कोड था, तो वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो इलेक्ट्रिकल और सीएस के बच्चों के लिए आया था, ई और सीएस के बच्चों के लिए वो आया था। बाकी सब बच्चों के लिए जो है वो ये वाला पेपर आया था। अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती ना, तो इसलिए वो 2 सेट में पेपर बनाते हैं। तो हम इसको देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें किस किस तरह से देखिए ये क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो जो सबसे पहला इसमें जो है देखिए, अगर भाग अ होता है तो इसमें किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब इसमें से जैसे पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस एक का कोई मात्रक नहीं है। पहले 4 क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए व्यंग प्रत्यास्थता गुणांक, पृष्ठ तनाव, विकृति और दाब, ये 4 ऑप्शन थे। फेमस है, सबको पता है कि विकृति इसका एग्जाम्पल बेस्ट होता है। विकृति होता है, कोण होता है ना, घर्षण गुणांक होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी जो है वो विमाहीन होती हैं। तो इसलिए सीधे देखते ही आपको विमाहीन लिख देना था। किस तरीके से लिखना था वो भी मैं बताया है आपको सैम्पल पेपर में, लेकिन मैं फिर से भी आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना था, जैसे प्रश्न 1 है भाग अ, तो भाग अ डालिए कॉपी पे। उसके बाद नीचे जो है वो प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट ऐसे डाल दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट ये डाल दिया। उसके बाद आगे लिख दीजिए स ऑप्शन, स, और आगे विकृति भी लिखिए, है ना, केवल उसको नहीं। सही तरीका यही है कि स विकृति, और अब चाहे बस इतना छोड़ दीजिए, ये इससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। कि कुछ लोग केवल स लिख देते हैं, है ना, कुछ लोग द ब अ, तो ऐसे में फिर एग्जामिनर को यहाँ से दोबारा से देखना पड़ता है, वो एक इरिटेशन का कारण बनता है। तो इसलिए विकृति देख के जो है सबको सही से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे का आंसर सही है। तो इस तरह से जो है वो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ जा कर के जो कंप्लीट हुआ। अब इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट ये था कि एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि नियत रहती है, ठीक है ना। ये सेकंड ऑप्शन है, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि नियत रहती है, बल, त्वरण, वेग और चाल। तो देखिए, एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा जब मैंने आपको पढ़ाई है थ्योरी क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं चैनल पे। तो उसमें साफ साफ बताया था कि वृत्तीय गति में जो है एक समान अगर होगी तो चाल भी नियत रहेगी, और अगर एक समान नहीं है तो उस केस में चाल भी बदला करेगी। वेग तो हमेशा ही बदलता है, त्वरण इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, बल, ये भी चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है वो द ऑप्शन, ठीक है, द ऑप्शन जो है वो चाल, इसको जो है वो सही करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके पहले और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन इसका पार्ट आ जाता है, किसी बल द्वारा कृत कार्य हो सकता है। तो फोर्स देखिए, फोर्स जो बल होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भाई बल की दिशा में भाई इस तरह से लगा लीजिए, आप इस तरह से लगा लीजिए, है ना, विस्थापन के उल्टे दिशा में, या फिर आप ना ही लगाइए तो ज़ीरो भी हो सकता है। तो यानी कि इसका आंसर जो है वो कृत कार्य की बात हो रही है, तो W इज इक्वल टू, आप इसको देखिए, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। बल की वैल्यू नहीं, बल के द्वारा कृत कार्य की वैल्यू। अब इसमें देखिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है
है ना, और 0 भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन थीटा आपका क्या है, 0 to 180 है तो पॉजिटिव होगा, सॉरी 0 to 90 तो पॉजिटिव हो जाएगा, 90 पे 0 हो जाएगा और 90 to 180 पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोर्स की बात नहीं हो रही है, कृत्य कार्य की बात हो रही है, वर्क आपका। इनके अलग अलग एग्जाम्पल भी रटे जाते हैं, आपने देखा होगा कि पॉजिटिव वर्क नॉर्मली जैसे टेबल पे रखी बुक है ना, और विस्थापन उधर ही है, फोर्स भी उधर ही है, तो थीटा 0 हो जाएगा। 90 पे जैसे कुली वाला एग्जाम्पल होता है ना, कुली द्वारा वर्क किया गया कार्य या अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। और उस केस में ऋणात्मक कैसे हो सकता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल उल्टे में लगता है, विस्थापन आगे हो रहा है तो थीटा 180 हो गया, थीटा 180 पे कॉस थी 180 -1 हो जाएगा, तो ऋणात्मक कार्य भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो देखिए, अगर किसी एक को टिक करेंगे आप तो फिर गलत हो जाएगा, आपको उपरोक्त सभी पे आना पड़ेगा। ये मैंने आपको जो है वो सैम्पल पेपर जब बताए हैं और उसमें भी बताया था ये बात कि केवल ऐसा नहीं पहला सही है तो आपने वही टिक कर दिया, हो सकता है बाकी सब सही हों और उपरोक्त सभी आया हो आंसर। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन था। सेल्सियस किसका मात्रक है, तो सेल्सियस जाहिर सी बात है सब जानते हैं, टेम्परेचर नापते हैं हम इससे। ऊष्मा, ऊष्मा तो ऊर्जा है, उसको तो जूल में नापेंगे। विशिष्ट ऊष्मा एक अलग ही चीज़ है, गुप्त ऊष्मा एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, ये सारी ऊष्माएं हैं, तो इसलिए ऊष्मा का मात्रक सेल्सियस नहीं, ताप का मात्रक सेल्सियस होता है। इसके बाद बात करते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ समस्त केंद्रित माना जाता है। क्या केंद्रित माना जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र, नाम से ही पता लग रहा है कि द्रव्यमान किस पे केंद्रित माना जाएगा, तो इसका आंसर द्रव्यमान है। फिर उसके बाद है द्रव में श्यानता का कारण क्या है, द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक आसंजक बल, ये क्या है। तो देखिए, द्रव के अणु सेम सेम होते हैं तो इसलिए उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, उनके बीच में सहसंजक बल लगता है। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, आसंजक तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम है, तो कहाँ पर अधिकतम है, भूमध्य रेखा, ध्रुव, पृथ्वी के केंद्र। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर तो 0 ही हो जाता है, और भूमध्य रेखा और ध्रुव बचे, तो भूमध्य रेखा पर जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है वो ये आपका आंसर पोल पे रह जाएगा, ध्रुवों पे रह जाएगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। इसके बाद द्रवों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 0, 1, अनंत। तो देखिए, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और इस तरह का आंसर अगर आप ढूंढेंगे नेट पे तो ज़्यादा जगह तो ये लिखा रहता है कि डिसाइड ही नहीं करा जा सकता, लेकिन कहीं पर आपको जो है वो 0 भी मिल जाएगा कि ये लिक्विड्स जो हैं, द्रव जो हैं वो दब नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इस वजह से जो है वो निकाला नहीं जा सकता, इनके द्रव के लिए निकाला नहीं जा सकता। कहीं कहीं पे आपको अनंत भी मिल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो है वो वाई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है ना, तो प्रतिबल बटे विकृति ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो विकृति की, तो देखिए विकृति जो होती है जिसमें चेंजेस आए, तो चेंजेस डेल्टा एल अपॉन एल या इस तरह से होता है। अब लिक्विड जो है दब ही नहीं सकता, ना खींच सकता, तो उस केस में क्या है, डेल्टा एल 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे पूरा विकृति, तो वाई इज इक्वल टू प्रतिबल बटे 0 यानी कि इन्फाइनाइट। तो कहीं पर आपको एक्सप्लेनेशन इन्फाइनाइट भी मिल जाएगा, कहीं पर 0 भी मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से है। ठीक है ना, इसके जितने भी मतलब एक तो नहीं होगा, 0 या अनंत में से कुछ भी लिखा हो तो आप सोच सकते हैं चांसेस मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है, वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने पहली बार प्रायोगिक रूप से वायुमंडलीय दाब नापा था। तो इसके लिए मैंने आपको जब बताया था साधारण बैरोमीटर, तो उसमें एक नाम आया था टॉरी सेली। ठीक है ना, टॉरी सेली ने सिंपल बैरोमीटर बनाया था, और इसी के नाम पे जो है वो, जब हम याद करिए जब हम सिंपल बैरोमीटर पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है वो बात करी जाती है कि जब हम बर्तन में और पारा भर करके और उसमें वो ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है ना, और ट्यूब में फिर परकरी भर के उलट देते हैं, और जब वो पारा इतना नीचे उतर आता है तो इसमें ऊपर जो वैक्यूम बनता है, ऊपर जो निर्वात उत्पन्न होता है, इसे जो है वो टॉरिसेलियन वैक्यूम कहते हैं, टॉरिसेली निर्वात कहा जाता है। यहाँ से भी आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि टॉरिसेली ने इसे बनाया था इसलिए नाम टॉरिसेली निर्वात कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो टॉरिसेली था। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो देखिए आपके रिक्त स्थान वाले थे, और लास्ट के 4 क्वेश्चन जो हैं आपके ये आपके एक एक नंबर के लिखने वाले थे। तो इस तरह से ये आपके अब पहला ये 9th पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए
कौन अधिक सुग्राही है, पारा तापमापी या गैस तापमापी या द्विधात्विक तापमापी? 3 तरह के तापमापी, नया क्वेश्चन, नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए जब टेम्परेचर बढ़ने पर जो है वो लेवल बढ़ना चाहिए। तो देखिए पारे का लेवल, पारा लिक्विड है उसका लेवल गर्म करने पे कम बढ़ेगा, ठीक है ना। गैस का तापमान बढ़ने पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है गैस तापमापी था, क्योंकि वो सबसे सही नाप हमें दे पाएगा। फिर है किस घटना से जल पौधों के जड़ों से पत्तियों तक चढ़ता है? तो ये केशिका तो इसका आंसर होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर जिसने लिखा होगा उसको नंबर मिले होंगे। फिर सेकंड ये है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत है, वे एक दूसरे को निष्प्रभावी नहीं करते, क्यों? ये आगे का हिस्सा थोड़ा सा मिट गया है, तो आप यही बताएंगे क्रिया और प्रतिक्रिया बल विपरीत हैं, एक दूसरे को निष्प्रभावी क्यों नहीं करते? क्योंकि बस इतना लिखना है, क्योंकि ये अलग अलग पिंडों पर काम करते हैं। जैसे मान लिया सपोज दो चीज़ों में कांटेक्ट है, ये जैसे ये है एक ए और बी, ठीक है ना। तो इसने इसके ऊपर जो है मान लिया सपोज करिए क्रिया लगाया, ठीक, और दूसरे ने मान लिया इसके ऊपर जो है वो प्रतिक्रिया लगाया, ठीक है ना। इसके ऊपर प्रतिक्रिया लगा रहा है। तो अब इसमें जो है वो आप अगर बात करेंगे कि कौन कितना क्या है, जैसे ये इसने इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगा दिया, तो ये ए और से बी पे लग रहा है और वो बी से ए पे लग रहा है, तो कैंसिल नहीं हो सकते। हाँ, एक ही बॉडी पे अगर दोनों लगते, एक इधर की तरफ लगता एक इधर की तरफ लगता, तो फिर कैंसिल हो जाते। तो इसलिए ये नहीं कर पाते, क्योंकि ये अलग अलग पिंडों पे काम करते हैं, अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, और इसमें है पहला है कि 0.00000538 तथा 6960 कई सारे ज़ीरो हैं को 10 की घात में व्यक्त करिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात ही नहीं थी। इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा जा कर के, अगर हम इसे बात करें, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने अंक हैं। अब दशमलव कहाँ लिखा जाता है? तो दशमलव जो लिखा जाता है वो आपका जो है पहले अंक के बाद लिखा जाता है, मतलब 5 के बाद लिखा जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा मैं पहले इसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए इतना ठीक है। तो यहाँ पे इसे 10 की घात में व्यक्त करना है, तो देखिए 1 2 3, ये 3 ज़ीरो तो ये हो गए, 4 5 6, तो इसको हम लिखेंगे 5.38 इंटू 10⁻, और कितने डिजिट आगे हैं, 6 आए हैं ना, तो ये आपका 10⁻⁻6 हो जाएगा। आप ऐसे सोच लो, ये नंबर छोटा था बड़ा हो गया, 0.00538 था, ये 5.38 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो पावर छोटी जाएगी, यानी कि माइनस में जाएगी। तो 5.38 10⁻⁻6 लिखना था बस। जिसने इतना लिखा होगा उसे एक नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरे नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लिखेंगे 6.9 इंटू 10⁻, और नंबर छोटा हो गया तो पावर प्लस में आएगी 10⁻8, ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दो कर देने थे आपने, और दो नंबर आपके पूरे हो जाने थे। इसके बाद बात करेंगे कि सदिशों के ये बात कर रहा है कि स्केलर गुणनफल का एग्जाम्पल दीजिए और इसका मात्रक भी दे दीजिए। तो स्केलर गुणनफल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है W = फोर्स वर्क = F.S, ये होता है, ठीक है ना। और इसका मात्रक तो कार्य का मात्रक भी बता देते हैं आप, ठीक है। स्केलर गुणनफल के बारे में नहीं बताना है, उसका एग्जाम्पल ही डिस्कस करना है केवल। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। गुरुत्व तथा गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करिए। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक बल होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी थी, और गुरुत्व आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो है वो, और बल की एक और डिफरेंस से आप ले सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्व जो होता है वो पृथ्वी के केस में काम करता है। मतलब पृथ्वी जो आकर्षण लगाएगी वो गुरुत्व होता है, और जो कोई भी पिंड है, जैसे मान लिया सैटर्न है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, एक दूसरे को जो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। या जैसे एक पेन है, एक कॉपी रखी है, दो अट्रैक्शन लगेगा, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था फोर्थ पार्ट, बल द्वारा किया गया कार्य से आप क्या समझते हैं? कार्य की परिभाषा लिखनी थी। W = मतलब वही F/S cos थीटा,
किया गया कार्य जो है वो लगाए गए बल व विस्थापन व उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इस तरह से। और वे तथ्य बताइए जिन पर बल द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। तो तथ्य क्या होगा, इसी फॉर्मूले से पता लग जाएंगे। नंबर 1 लगाया गया बल, नंबर 2 विस्थापन, नंबर 3 बल व विस्थापन के बीच कोण। 3 चीज़ों पे ये निर्भर कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसमें पूछा गया है कि हमारे लिए पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः चक्रण गति के लिए कोणीय वेग कितना है। तो कोणीय वेग वैसे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/कैपिटल T इतना होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कैपिटल T अगर मिल जाए तो ओमेगा पता लग जाएगा। अब कैपिटल T कितना होता है पृथ्वी का, तो ये आपका परिक्रमण काल, या जो भी परिक्रमण काल तो नहीं कहेंगे इसे, अपनी अक्ष पे दूरी पे घूमने का 24 घंटे होता है। तो 24 इंटू घंटे को मिनट बना लीजिए 60, इंटू उसको भी सेकंड बना लीजिए तो 60। ये पूरा या तो आपने रटा हो, नहीं तो 86/400 होता है। ठीक है ना। अब इसको 2 से काट दीजिए, बस पाई/, इतना ये करके भी आंसर लिख देंगे आप तो भी सही है। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है स्पर्श कोण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी थी। शुद्ध जल और चांदी के मध्य स्पर्श कोण का मान लिखिए। ये इतना फेमस क्वेश्चन है, मैंने 2 सैम्पल पेपर में इसे इंक्लूड किया था। सैम्पल पेपर आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, आगे आने वाले बच्चों से कह रहा हूँ मैं। तो शुद्ध जल और चांदी के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। किसी द्रव में कितने प्रकार का ऊष्मीय प्रसार संभव है, इसका कारण भी बताइए। तो द्रव में तरह तरह के होते हैं। ये आपका ऊष्मीय प्रसार जो है द्रव का, डिटेल में आप इसको बुक में देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए अब भाग 6 पे आते हैं, और इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए पूछा गया है कि 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाया गया है इस बार नया, 8 क्वेश्चन करने 2.5 नंबर के। अब यह है कि भाग बा में जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हो सकता है छोटा क्वेश्चन हो, कोई ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है ना। तो द्रव्यमान और भार में विभेद करिए। तो ये एक तरफ द्रव्यमान एक तरफ भार लिख करके आप, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक से देख सकते हैं। कोणीय वेग को परिभाषित करिए। कोणीय वेग की परिभाषा देनी है, रेखीय वेग के साथ संबंध स्थापित करिए। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये प्रूफ कर देना था। घर्षण की परिभाषा देनी है, एसआई मात्रक लिखना है। ठीक है ना। एसआई मात्रक क्या, घर्षण बल ही तो है, तो एसआई मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। विभिन्न विधियों को लिखिए जिनके द्वारा सतहों के मध्य घर्षण को कम किया जा सकता है। तो ऑयलिंग करके, पॉलिशिंग करके, कई सारे तरीके हैं, वो आपने देखे होंगे थ्योरी क्लास में। बलाघूर्ण का क्या अर्थ है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो बलाघूर्ण की परिभाषा दे देनी है, और एसआई मात्रक इसका टो इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये एसआई मात्रक इसका हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को परिभाषित करिए। तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद कंडीशन लगा देंगे, m1 m2 1 1 कर दें, r1 कर दें, तो एफ इज इक्वल टू जी, तब परिभाषा बन जाएगी उसकी। मैं तरीका बताता रहता हूँ ये अक्सर, अगर आपने थ्योरी क्लासेस रेफर करी हैं। इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो यही फॉर्मूले से आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। विमा ज्ञात करिए, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है विमाओं के लिए भी और इसके लिए भी, तो ये भी आप कर सकते हैं आराम से। फिर है एक तार के लिए प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए। ये देखिए हमने बताया था आपको, 1 नंबर में पूछा जाता है। और इसमें ग्राफ पर चिन्हित करिए। तो देखिए 2.5 नंबर का बना दिया है, तो वो इसी तरह का जो ये ग्राफ होता है ना। अब इसमें यही सारी चीज़ें, प्रत्यास्थता की सीमा कहाँ पे है, पराभव बिंदु कहाँ है, विभंजन बिंदु कहाँ है, ठीक है ना, हुक के नियम की सीमा कहाँ है, जहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये हुक की सीमा है ना। प्रत्यास्थता सीमा उसके बाद तक रहती है थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कंडीशन आती है कि फिर वो परमानेंट सेट हो जाता है, हमेशा के लिए बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से एक कहानी बना करके हम आपको समझाते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, आप आराम से इसे परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जे को परिभाषित करिए, इसका मान लिखिए। तो जे की परिभाषा देनी है, वैल्यू 4.18 या 4.12 मात्रक जो भी होता है वो लिख सकते हैं। श्यान द्रव्य के लिए स्टोक का सूत्र लिखिए, एफ इज इक्वल टू 6π/v होता है। सूत्रों के में प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ बताइए, और इसकी सहायता से श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र ज्ञात करिए। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, 4-6 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, और पूरे 2.5 नंबर आपको ये दे के जाएगा। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार वायुयान के पंखों का ऊपर उठना समझाइए। तो वायुयान कैसे उड़ता है वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है, 4-6 लाइन में, आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक लिखिए। तो अब फॉर्मूला पता ही है आपको, Q इज इक्वल टू KA, ठीक है ना, θ1 - θ2 इंटू T/D ये होता है।
तो अब इसके बेस पे जो है आप लिख सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इंटू डी अपॉन ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी, इस तरह से हो जाएगा। इस व्यंजक द्वारा इसका मात्रक भी निकालिए तो मात्रक भी निकल जाएगा। विमीय सूत्र उसी तरीके से निकाला जाता है। ये भी 4-6 लाइन का क्वेश्चन था, आपको 2.5 नंबर पूरे दे के जाता। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम भागदा पे। भागदा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, 4 सॉल्व करने थे। तो इसमें अगर हम बात करें कि पहला पार्ट है, यदि दोलन करते दो लोलक की लंबाई एल और आवर्तकाल टी में क्रमशः 1% तथा 2% की त्रुटि है तथा जी के आकलन में कितनी त्रुटि होगी। 5 लाइन का क्वेश्चन है और 5 ही नंबर देता है आपको। इससे आसान पेपर जो है वो नहीं पूछा जा सकता, बशर्ते आपने मेहनत करके पढ़ाई करी हो। ठीक है ना। तो पेपर को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि मैं इस तरह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकूं। यदि दोलन करते लोलक की लंबाई एल और आवर्तकाल टी में क्रमशः 1% व 2% की त्रुटि है, तो आपको लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। एक तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि दी है, यानी कि डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100, ये आपको दिया है 1%। और आवर्तकाल में त्रुटि दी है टी में, तो डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100, ये आपको दिया है कितना, 2% की त्रुटि दी है। ठीक है। तो जी के आकलन में कितनी त्रुटि होगी, तो जी के लिए आकलन में यानी कि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ये आपको बताना है कैसे होगा। तो अब टी और उसका फॉर्मूला इन्होंने नहीं दिया है, तो वो उसके हमें अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा आपको ये छोटा कर देते हैं और इनको जो है वो आपको साइड में लिख देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो, और अब हम जो है वो टी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास जो है वो टी की जो वैल्यू है, उसका फॉर्मूला जो आता है उसकी बात करें अगर, तो वो हो कितना मालूम है आपको, ये होता है आपका टी इज़ इक्वल टू 2π√L अपॉन जी, ये इतना होता है जा करके। ठीक है ना। तो इसमें अब हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4π² L अपॉन जी, और यहाँ से जी की वैल्यू निकल आएगी कितनी, तो जी इधर ले आइए, तो 4π² L ओवर टी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले से आपको प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है ना। तो हमें पता है कांस्टेंट का तो कुछ मतलब नहीं है, एल और टी स्क्वायर और जी से ही तैयार होगा ये। तो इसको अगर हम त्रुटि सहित लिखें, फॉर्मूला बनाएंगे तो जी इज इक्वल टू, अच्छा ये तो पहले मैं जी इक्वल टू लिख देता हूँ 4π² और एल ओवर टी स्क्वायर। अब इससे फॉर्मूला बना दीजिए, तो डेल्टा जी ओवर जी इंटू 100 इज इक्वल टू एल, 4π² का तो कुछ नहीं हुआ, एल का देखिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और प्लस अपॉन में है लेकिन तब भी प्लस लगेगा, 2 पावर बाहर आ जाएगी 2, और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये आपके पास जो है फॉर्मूला बना। अब इसमें डेल्टा एल अपॉन एल 100, ये इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो ये आपका 1% हो गया, प्लस 2 इंटू, और डेल्टा टी अपॉन टी ये इसको डाल दीजिए 2%, तो ये आपका 1 + 4, ये 4 बन गया, ये 1 बन गया, तो ये आपका 5% आ जाता है। तो जी के आकलन में कितनी त्रुटि होगी, तो 5% की त्रुटि होगी। बस इतना ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना था और 5 नंबर जो है पूरे बन जाने थे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात। इसके बाद देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है, तो ये नियम बता देंगे आप, बहुत फेमस है, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे m=GRE² अपॉन जी, तो ये आपका वही है कि कैपिटल जी इज़ इक्वल टू, है ना, उसके GM ओवर, नहीं, स्मॉल जी इज़ इक्वल टू GM ओवर R²। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, उसको घुमा के उसने ऐसे लिख दिया है तो बच्चे समझेंगे कि पता नहीं क्या पूछ दिया है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर बात करें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम दिखाइए कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरती वस्तु इस नियम को संतुष्ट करती है। तो एक बॉल गिराते हुए ना 3 पोजीशन पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकाला जाता है और वो हर जगह सेम आता है। वही डेरिवेशन यहाँ पे करना था, सिलेबस में है, मैंने कराया भी है आपको। कोणीय संवेग को परिभाषित करिए, इसका मात्रक लिखिए, बहुत आसान है। सिद्ध कीजिए किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बलागुण कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। टॉर्क जो है वो जे, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डी जे अपॉन डी टी, ये भी डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सब इंपॉर्टेंट आया है, कोई ऐसा नहीं है
एक दो क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल है वो आप चॉइस में निकाल सकते थे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। फिर बर्नौली का समीकरण बताइए, तो बर्नौली का समीकरण लिख देंगे आप। इसका डेरिवेशन तो था नहीं हमारे पास, तो 5 नंबर बनाने के लिए उन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी हैं। क्या क्या जोड़ दी हैं? इस समीकरण के प्रत्येक पद से संबंधित भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो जो भी इसमें p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच है ना इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इनमें p क्या है, रो क्या है, v क्या है, g क्या है, h क्या है, सबके नाम लिखने थे। द्रव के किस प्रकार के प्रवाह में इस समीकरण का पालन होता है? तो जाहिर सी बात है धारा रेखीय प्रवाह में ही पालन होता है। अब इसके बाद ये बात थी, यदि द्रव विराम अवस्था में है तो दिखाइए कि यह समीकरण पास्कल के समीकरण के तुल्य है। तो विराम पास्कल का समीकरण जो है वो आपके पास नहीं था, लेकिन आप जो कंडीशन दी है अगर इसको आप लगा देंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को डिराइव कर सकते थे। मैं पहले क्वेश्चन पेपर छोटा कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ करके बताता हूँ। तो देखिए इसमें विराम अवस्था में द्रव है तो समीकरण तो हम लिखेंगे पहले बर्नौली का समीकरण है क्या, तो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर एक पाइप हॉरिजॉन्टल अवस्था में हो तो यानी कि एच कांस्टेंट हो जाएगा, और द्रव रुका है, द्रव रुका हुआ है, तो इसका मतलब रुका है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो जब द्रव रुका है तो v ज़ीरो कर दिया, ये सब वैल्यू जो है वो फर्स्ट में रख दी। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में इसको जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उस केस में जो देखिए क्या आ जाएगा, ये v ज़ीरो हो गया और h कांस्टेंट है वो भी हटा दीजिए, तो बचा क्या, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यही है, बस लिख देना था आपका, यही पास्कल का नियम है। ठीक है ना। तो आगे के लिए ध्यान रखिए कि इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं आपसे एक एक नंबर में। ये तभी होता है जब आप डेरिवेशन के साथ साथ छोटे छोटे बोधात्मक प्रश्न जो दिए रहते हैं बुक में वो करें। तो अब तो ये इस तरह से आप बस कंडीशन अप्लाई कर देते, वही चीज़ हो जाती। पास्कल का नियम हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको कंडीशन अप्लाई करके दिखाना था। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यह है किसी क्षण में ऊष्मा चालन के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये छोटी छोटी डेफिनेशन, परिवर्तनीय अवस्था, स्थायी अवस्था, समतापी पृष्ठ, ताप प्रवणता, वे गुणांक जिन पर क्षण में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला वो होता है ना, Q इज इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपॉन डी। उसमें सारे टर्म लिख देने थे, ये इन पे सब पे डिपेंड करता है। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा ही लिखना था हमें लग रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो है बहुत छोटे छोटे थे। और बहरहाल आपको चॉइस निकालनी थी, तो चॉइस निकालनी थी तो उसके लिए जो है आप कर सकते थे। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, पहला है, दूसरा है, तीसरा लंबा है, चौथा छोटा है, ठीक है, पांचवा छोटा है। तो इस हिसाब से भी पेपर को देखा जा सकता है कि आपको कौन सी चीज़ आसान लग रही है, मतलब कौन सा चीज़ कम टाइम में आपसे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये पेपर था। इसकी आउटलाइन बताने में ही मुझे समझाने में 27 मिनट लग गए हैं, वीडियो बन गया है। इतनी मेहनत है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आगे आने वाले बच्चों के लिए ये पेपर इसमें मौजूद भी है, पेपर भी है और उसका सोल्यूशन भी है साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।